ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। जनवरी के जाड़े के जिस लम्हे मौजूद में ये नशिस्त रिकॉर्ड की जा रही है, उस वक्त सर्दी अपने पूरे जौबन पे है। सो इस ठिठरती शाम में एक गर्म गुफ्तगू लिए मैं आपका मेज़बान शमून हाशमी हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे एक दोस्त के जो एक उभरते हुए अदाकार हैं, वो ये मुद्दा लेके हमारे पास आए कि वो प्राइवेट सेक्टर में जब ड्रामे की एक्टिंग के लिए काम लेने जा रहे हैं तो तवातुर से ऑडिशन के दौरान उनसे जिस अम्र की फरमाइश होती है वो ये है कि भाई आपके किरदार से या आपकी गुफ्तार से किसी भी तरह से पीटीवी टाइप नहीं झलकना चाहिए। जब साहिब ने ये पूछा कि भाई ये पीटीवी टाइप क्या होता है, तो उन्होंने कहा देखिए भाई, ये शाइस्तगी वाइस्तगी यहाँ नहीं चलती और तलफ़्फ़ुज़ वलफ़्फ़ुज़ पे उर्दू के कोई ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनफॉर्मल होना चाहिए और कूल डूड होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, अगर ज़बान उर्दू की हुर्मत का पास पीटीवी टाइप है तो फिर ये इल्ज़ाम हमारे माथे का झूमर से ही। सकाफ़त अपनी तहज़ीब से जानी जाती है और अदब का अगला पड़ाव हमेशा फ़नून लतीफ़ा होता है, जहाँ माशरा शेर, नग़मा, तहरीर, ड्रामा और फिल्म की अमानत उन्हें सौंपता है कि जिनकी आँख हुस्न देख सकती है और जिनका काम दूसरों को हुस्न दिखला सकता है। जनाब मुख्तार मसूद ने अपनी किताब आवाज़े दोस्त में जहाँ अहले एहसान और अहले शहादत का जिक्र किया, वहीं तीसरे गिरोह यानी अहले जमाल का जिक्र कुछ इन अल्फाज में किया। अहले जमाल की पहचान ये है कि ये लोग मस्जिद कर्तबा तामीर भी करते हैं और तहरीर भी। वो अल हकम की तरह बादशाह भी हो सकते हैं और इकबाल की तरह दरवेश भी। उन्हें तख्लीक़ हुस्न पे मामूर किया गया है। नसर हो के शेर, नक्श हो के नगमा, ये खूने जिगर से इसे यूं तमाम करते हैं कि जो नज़र इनकी तख्लीक पर पड़ती है वो रोशन हो जाती है। अगर इनकी तख्लीक में हुस्न सूरत है तो खुद इनकी ज़ात में भी एक हुस्न है जिसे हुस्न सीरत कहते हैं। हुस्न की दौलत अहले जमाल को इतनी वाफिर मिलती है कि उसे दूसरों में तकसीम करते हैं। ये तकसीम उनकी ज़िंदगी के बाद भी जारी रहती है और इसकी बदौलत बदी और बदनुमाई को फलने फूलने का मौका नहीं मिलता। ज़िंदगी का एक गिरोह ऐसा है जिसने ज़िंदगी को मुमकिन किया, दूसरे ने इसे तवाना किया और तीसरे ने इसको ताबिंदा कर दिया। जहाँ ये तीनों गिरोह मौजूद हों वहाँ ज़िंदगी मौत की दस्तरस से महफूज रहती है और जिस मुल्क या अहद को ये गिरोह मैसर ना आए उसे मौत से पहले भी कई बार मरना पड़ता है। जिस सरहद को अहले शहादत मैसर ना हो वो मिट जाती है। जिस आबादी में अहले एहसान ना हो उसे खाना जंगी और खाना बर्बादी का सामना करना पड़ता है। और जिस तमद्दुन को अहले जमाल की खिदमत हासिल ना हो वो कभी खुशनुमा और देरपा नहीं हो सकता। हमारी आज की नशिस्त में सवाल यही है कि क्या आज के पाकिस्तान के मीडिया को वो अहले जमाल मैसर हैं, वो हुस्ने नज़र रखने वाले साहिब सीरत मैसर हैं जो हुस्न को देखकर हुस्न को दूसरों को दिखला भी सके, जिनके नज़दीक ज़रूरी बात यह है कि चीज़ में नफासत हो और अगर नफासत नहीं है तो फिर वो तहज़ीब नहीं है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी फ़िल्म क्या आज के पाकिस्तान की गुम्माज़ है? पाकिस्तानी ड्रामा क्या उसका कोई भी ताल्लुक़ हमारे इमरूज़ से था और क्या वो हमें हमारे फ़रदा से मिला रहा है? और पाकिस्तान का थिएटर क्या हमारे पाकिस्तान का, इसकी सकाफ़त का, इस ज़मीन का अक्कास है? ये तमाम वो पहलू हैं कि जिनमें आज की नशिस्त पे बात होगी और बात एक ऐसे नफीस आदमी से होगी जो यकीनन अहले जमात में से है।
आप जानते हैं कि रात गए की नशिस्त में मौसीकी इसका एक अहम अंसर है। सो देख लेते हैं कि आज कौन सी तवाना आवाज़ नगमा सरा है, लेकिन ये सब कुछ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रात गए की इस नशिस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था अहले नज़र और अहले जमाल के गिरोह का, और उसका कितना अहम ताल्लुक़ है किसी भी मुल्क की सकाफ़त के खद्दोखाल तय करने से। और जब हम सकाफ़त की बात करते हैं तो अहद हाज़िर में जो ज़राए इब्लाग हैं, जिन्हें आप मीडिया कहते हैं, वो उसकी वाज़ेह शक्ल हैं। सो देखना ये है कि जो ज़राए इब्लाग फ़नून लतीफ़ा के हवाले से फ़िल्म, शेर, नग़मा या ड्रामे की नज़र से पाकिस्तानी सकाफ़त का चेहरा दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का मिजाज और मजाक तय कर रहे हैं, क्या वाक़यतन वो हम ही हैं या इस शीशे में किसी और का अक्स है? और इस हवाले से बात करने के लिए जो शख्सियत हैं वो बड़ी हमाजहत हैं, हमारा रंग हैं, उनसे हमारे कई ताल्लुक़ हैं। वो घर से जो नफ्सियात है उसमें एमए करने निकले थे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने उन्हें गोल्ड मेडल भी दे दिया था, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि नफ्सियात के मसाइल बहुत गंभीर हैं और ख़ुद उनके लिए एक नफ्सियाती मसला है। सो उन्होंने फिर एक ड्रामे शाशलिक से अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उसके बाद वो हमारे मुकाबले में पाकिस्तान टेलीविज़न से कंपेयरिंग करने आए। उसके बाद वो डायरेक्शन के शोबे में चले गए। डायरेक्शन के बाद उन्होंने ख्याल ये किया कि अब ये फ़िल्में भी उन्हें खुद अपने ही हाथ से लिखनी चाहिए, तो उन्होंने फ़िल्मों की कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। फ़िल्मों की कहानियाँ लिखने के बाद उन्होंने तय किया कि अब प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँगा। सो अब वो प्रोड्यूसर भी हैं। भाई, हम ये पूछना चाहते हैं कि इतनी सारे काम करने वाली शख्सियत जिन्हें सदर मुमलिकत ने सन 2017 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा, जिनके काम की ऐसी पजीराई है कि पाकिस्तान की वो वाहिद फ़िल्म कि जिसे बैनुल अक़वामी सिनेमा की कैटेगरी में 73वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामज़द किया गया, बुसान फिल्म फेस्टिवल में वाहिद पाकिस्तानी फ़िल्म के जिसे विंडो ऑन एशिया के तनाजुर में दिखलाया गया। जो अगर ड्रामा बनाने चलें तो हम सफ़र बनाते हैं, जो अगर फ़िल्म बनाने चलें तो कमली बनाते हैं, जो अगर लिखने चलें तो हज़रत ने अपनी नौ का वाहिद काम ऐसा किया है कि 24 घंटे का नॉन स्टॉप एक प्ले, जो एक नया ही तजुर्बा है। 24 घंटे हज़रत उस कैरेक्टर में रहे हैं जो एक सज़ाए मौत पाने वाले कैदी के आखिरी लम्हात पर मुबनी है। ऐसे ऐसे काम करें और कोई काम ढंग से, सलीके से एक जगह टिक के बैठ के ना करें। तो ज़रा पूछिए तो कि सरमद खुसट आप चाहते क्या हैं? मैंने गूगल पे आपका नाम रखा तो 2 सवाल सबसे ऊपर आए। पीपल आर ऑल्सो आस्किंग, नंबर 1, वेयर डज सरमद खुसट लिव? मेरा गुमान ये है कि वो जो आपकी एक फिल्म थी जिसने बहुत तबाही मचाई थी, तो लोग आपके घर का पता पूछना चाहते हैं मुझे। और दूसरा ये था कि आप कब तक शादी करेंगे? सरमद खुसट, मैं पता नहीं, अब खुद को नहीं गूगल करना चाहिए, मैंने भी एक आध दफ़ा पता नहीं किसी काम से जब किया है तो मेरे नाम के साथ सबसे पहले था सरमद खुसट वाइफ। अच्छा, बहुत, अब देख लें क्योंकि गूगल भी एक पुप्पो है। अच्छा, इसलिए अब आपने वाइफ का जिक्र कर दिया है तो मैं आपसे अर्ज करूं कि हर बच्चा बचपन में अगर आप उससे सवाल करें तो उसके 2 ही ख्वाब होते हैं। पहला ख्वाब ये है कि मैं अब्बू बनूंगा। अब्बू से मुराद बच्चों का बाप बनना नहीं है, बल्कि अपने बाप जैसा बनूंगा। और दूसरा उसका ये होता है कि मैं दूल्हा बनूंगा। आप ना अपने बाप जैसे बने और ना दूल्हा बने, आप अपने दादा जैसे बने।
हाँ जनाब सुल्तान खूसट जी उस ज़माने में रेडियो से मुंसलिक हैं, फिल्में कर रहे हैं, नगमे लिख रहे हैं, वो भी तय नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या करना है। पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, हाँ तो आप भी पता नहीं, आई थिंक अगर कहीं इस बात में कोई सदाकत है कि वो नामों का असर होता है आप पे, तो आई थिंक कहीं अब्बा ने पता नहीं क्यों सब बहन भाइयों के नामों में इरफान ही है सरनेम जी सबके साथ। अब खूसट बल्कि हमने बड़े होकर खुद लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो एक ट्रेडमार्क है, तो हम क्यों ना इसको भी इस्तेमाल करें। तो अब्बा ने नाम के साथ दादा का नाम बचपन से सरमद अली सुल्तान मेरा नाम स्कूल में। अच्छा, चौधरी भी था। हाँ चौधरी तो वो अब वो तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो जी कहीं अब्बा भी अब कहते हैं कि हाँ तुम में वो नज़र आता है मुझे सब, या पता नहीं क्योंकि मैं तो दादा से नहीं मिला। आपसे बहुत सारी गुफ्तगू होगी जनाब इरफान खूसट साहब, जनाब सुल्तान खूसट साहब के हवाले से भी होगी, लेकिन ख़वातीन हज़रात जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था, महफिल कब ये सजती है कि अगर इसमें शेर व नक़्ब ना हो। और जो आज आवाज़ है वो पहले भी रात गए की मेहमान हुई हैं, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज़ तो देखो। वो जो सुर और ताल को अगर आप मखमल में लपेट दें तो जो नरमाहट के साथ पूरे वज़न पे आवाज़ उतरेगी वो सारा रज़ा खान की होगी। अरे अरे बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? हम इतने ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे आके, हमसे मुराद मैं और मेरे छोटे भाई, क्योंकि हम आपका जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं। कहिएगा कि बचपन से देखते हैं। नहीं बचपन से नहीं, मैं तो खुद बचपन से यहाँ आ रही हूँ। लकी टू से दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस अगेन। और आज एक और एजाज़ की बात है, वी आर शेयरिंग द स्टेज विद सरमद भाई, सच एन ऑनर। और जहाँ मैं आपकी कह रही थी क्योंकि मामा जो है वो उर्दू और फ़ारसी की बहुत ज़्यादा दिलदादा है, और आपका प्रोग्राम वो हमें ऐसे दिखाती है जैसे कोई हमारा क्लास चल रही हो, चुप बिल्कुल खामोश हो जाओ और अब सुनो, अब हम सुन रहे होते हैं। और बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती है, आपकी गुफ्तगू इतनी मुख्तसर, जामे और मुनफरिद होती है। हम इसीलिए बहुत गैर मकबूल हैं कि माँ बाप ज़बरदस्ती दिखाते हैं। सरमद खूसट जना वालिदैन का ताल्लुक़ उकाड़ा से है, लाहौर में बस गए, एचसन कॉलेज में आप तशरीफ़ ले गए और गवर्नमेंट कॉलेज से आपने नफ्सियात में एमए किया। मुझे नहीं पता कि कैसे नफ्सियाती मसाइल थे कि जिनकी बिना पे आपने नफ्सियात के शोबे का इंतखाब किया, गोल्ड मेडल भी पाया। और आप ही के कहने के मुताबिक आपकी गवर्नमेंट कॉलेज तक थिएटर और फ़नून लतीफ़ा में जो बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि किसी एक ड्रामे में आपको वार्डरोब वगैरह का इंचार्ज बना दिया था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो ये किस दिन आप पे आपके सामने ये बात खुल के सामने आ गई कि आप वाक़यतन आपके अंदर एक अदाकार मचलता है और एक तहरीर भी है आपके अंदर और एक हिदायतकार की नज़र भी है? बिल्कुल बचपन, अवाइल बचपन के अंदर किया। एचएसएन में बच्चों के ड्रामे स्कूल में 2-3 साल मैंने किया। उसके बाद अलमिया कुछ ऐसा था कि वहाँ पे ऑल बॉयज़ स्कूल था, तो चौथी के बाद से जो है ना तमाम किरदार जो होते थे मलिका का या नर्स का, तो वो जो बच्चे ज़रा पतले और बारीक होते थे आपका और मेरा हम मुश्तरक है। तो आई थिंक वो रोल जब 1 साल और 2 साल, तीसरे साल भी जब हुए तो फिर मेरे ख्याल अब्बा ने स्कूल में कह दिया कि आइंदा इसको ड्रामे में नहीं रखना, अगर यही बात ठहरी तो नहीं। सो आई डोंट नो, आई थिंक उसके बाद वैसे भी मैं मैथ के साथ बहुत स्ट्रगल करता था और मैथ कंपलसरी था ऑल द वे, मतलब वो लेवल्स तक। तो खैर वो कम मौका मिला, मैं को करिकुलर्स वगैरह करता रहता था। बचपन में ना मैं कभी पीटीवी आया था अब्बा के साथ, ना अब्बा कभी फिल्म के किसी सेट पे लेकर गए थे। रेडियो पाकिस्तान का एक इंच मुझे पता था। अच्छा। क्योंकि अम्मी के साथ जाता था मैं। अच्छा। और मैं शदीद चिपकू बच्चा होता था। अम्मी साड़ी पहनती थी और उनके पल्लू का एक हिस्सा एक्सटेंशन में होता था। अच्छा। लटका हुआ। तो रेडियो से बहुत वो था। गवर्नमेंट कॉलेज में, दिस इज़ 1998, मैं तब बीए कर रहा था। तो तब यास्मीन ताहिर साहिबा ने ऐसे ही कहीं, मुनीज़ा हाशमी पीटीवी की जीएम थी उन दिनों, तो उन्होंने ऐसे ही कहीं वो चढ़ते हुए कहीं बात कर दी अब्बा को कि वो यास्मीन ढूंढ रही है, कोई प्रोग्राम है तो उसमें, तो वो सरमद करेगा या यू नो वो।
तो मुझे पता नहीं आउट ऑफ शेयर नॉस्टैल्जिया और वो कनेक्शन रेडियो स्टेशन से जो अम्मी के साथ था, तो मैंने रेडियो से शुरू किया। और अब्बा एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते थे जिसमें फिल्मों के BTS और वो जो नहीं मतलब तारुफी प्रोग्राम कहते थे उनको, वो एडिट होते थे वहाँ पे, रेडियो एड्स बनते थे। वो मैंने कॉलेज के बाद जाना शुरू कर दिया था वहाँ पे, मतलब छुट्टी के बाद मैं चला जाता। तो खैर ये साथ साथ हो रहा है, बट अभी तक कोई एम्बिशन नहीं। रेडियो किया और वहाँ पे चिट्ठियाँ आती थी, अभी तक वो वाला ज़माना था, और फ़ोन होता था दूसरा। तो वो चिट्ठियाँ आई तो वो शदीद कुछ सदमे से मैं वो हो गया। उन्होंने कहा ये आवाज़ क्या इतनी बारीक आवाज़ है, वो लड़की बोलती है या ये बोलता है, पता नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यू नो, सो मैं रेडियो से तो बहुत एकदम ना, तो इस पर यास्मीन दानी का नहीं तुम करोगे और ये करो यूँ करो। सो यू नो लाइक एक छोटी सी वो चीज़ शुरू हुई, एंड देन समहाउ शाशलिक हैपेंड। तो वहाँ से बस मेरा ख्याल है कि काम करके मुझे इससे मोहब्बत हुई। इसको एक दफ़ा चख के मुझे लत लगी। पहले बिल्कुल ना बचपन से शौक था। बी ऑनेस्ट, अब्बा बहुत बुरा मनाते हैं, आप पता नहीं देख रहे होंगे आदि शो। अब्बा हमेशा कहते हैं कि ये बात तुम हमेशा क्यों करते हो। मैंने कहा नहीं, बिकॉज अगर मैं सच बोलूँ तो वाकई मुझे तो उनकी रूटीन से बाकायदा प्रॉब्लम थी। वैसे ये कौन सा काम है कि मतलब, और उस ज़माने में तो वाक़तन इतने पैसे नहीं होते थे इस काम में कि मतलब उनको रोज़ सुबह में अपनी छोटी सी जो भी कारोबार है वो एडवर्टाइजिंग का वो करना है, कोई दोपहर में या शाम तक उनको फिल्म की शूट करनी है या PTV का ड्रामा करना है, रोज़ रात को थिएटर करना है, रोज़। सो मतलब उनकी रूटीन वो होती थी, वही हम जब सो रहे होते थे तो वो वापस आते थे, सुबह वो सो रहे होते थे, हम स्कूल जाते थे। तो वो काफ़ी अरसा हो गया था। मैं अब्बा के साथ मेरी कोई एसोसिएशन, कोई अटैचमेंट नहीं होती थी। वो बाकायदा वो वाला मजाक था कि मतलब ये कौन है साहब जो कभी कभी नजर वाले दिन के अब्बा, ये कौन है, और ये TV के डब्बे में आ जाते कभी नजर। तो आई डिड नॉट लाइक एवर थिंक कि मुझे ये काम करना है। कहता था इसकी कोई रूटीन नहीं। तो अब वो मुझे छेड़ते हैं, कहते हैं अब तुम्हें लत लगी, तो अब तुम्हें समझ आई कि अच्छा, लत लगी या लात लगी? लात कम लगी बहुत। आपने अपने वालिद की इब्तिदा में आगाज़ एक कॉमेडी से किया। कॉमेडी के बाद आपको क्या चुराया कि आप कॉम्पेयर बन गए और आपने कंपेयरिंग की। ये ख़ास तौर पे डायरेक्शन, भाई एक और सवाल भी आपके बारे में गूगल में है कि व्हेन वाज सरमद बोर्न, तो 1979 की आप पैदाइश हैं। अभी आप 40 के नहीं हुए हैं और पिछले दिनों आपने फेसबुक और इंस्टा पे अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें लगाई हुई हैं। भाई वो तो बड़े सफ़ेद बालों के लोगों का काम होता है डायरेक्शन, ये कहाँ? अगर मैं कहूँ, और शायद बहुत मॉडेस्ट बात ना लगे, तो मुझे लगता है कि कहीं कहानी सुनाने का शुरू से शौक था, और ये गुमान भी था कि मैं कहानी लिख सकता हूँ। वो इस तरह की क्लास वर्क में या होमवर्क में भी अंग्रेज़ी या उर्दू में कभी होता था कि जी वो आप मजमून लिखें, तो मैं मजमून के टॉपिक के अंदर से भी कहीं सोचता था कि कहानी किसी तरह मैं लिखूँ। ऐसे नहीं लिखना आता था, अच्छा नहीं लिखता था। सो कहानी मुझे लगता है कि मैं लिख भी लेता था मुनासिब सी, और कहानी सुनाने का जो एक वो था, सो वो मुझे एक्टिंग करते हुए टू बी ऑनेस्ट लगा कि नहीं ये तो पूरा नहीं हो रहा। और पहला ही जो था शाशलिक, वो मैंने लिखने से शुरू किया, उसी में मैं जवाद बशीर को असिस्ट भी करता था। सो डायरेक्शन मुझे समझ आ गई थी कि दैट्स वेयर यू नो द मैजिक हैपन्स, जहाँ पे आपके पास कंट्रोल भी है, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सो डायरेक्शन का तो मैंने तय कर लिया था। एक्टिंग का अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कॉमेडी से शुरू किया, बट मुझे साथ ही साथ 2-3 साल में ये भी समझ आ गई कि अच्छा ये वो नहीं करना या किसी को ये करने नहीं देना जो उन्होंने अब्बा के साथ किया। अब्बा ने ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा उजाला नहीं किया। अंधेरा उजाला तो ज़िंदगी के उनके 2, 2.5-3 साल होंगे, राइट। बट उसके बाद हर एक को लगता है उनको कॉमेडियन और एक एक्टर में भी कभी फ़र्क नहीं है। तो कॉमेडियन होना एक बहुत स्टैचर की बात है और वो बहुत एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। तो अब्बा के साथ ये हुआ कि फिर संजीदा रोल्स अब्बा ने बहुत कम किए या उनको कास्ट नहीं करते थे। मुझे भी 2-3 साल शुरू के हुआ, वो शाशलिक चल गया, उसके बाद एक और सिटकॉम कर लिया। तो फिर चाहे कोई मशरूब है या टूथपेस्ट है, उसके इश्तिहार में भी हमेशा ऐनक लगा के तो वो अहमक उजबक इंसान का किरदार मुझे मिल जाता था। तो वहाँ से फिर मुझे लगा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हर, लाइक द मेमोरीज दैट आई हैव हैड उनसे बातचीत करते हुए। हसीना आपा के एक दफ़ा एक ड्रामे के लिए ऑडिशन भी मैंने दिया, तो तब कहीं कान में ये भी बात पड़ी कि अच्छा तुम हीरो मटेरियल नहीं हो, अच्छा तुम अच्छे लगते हो कॉमेडी करते हुए, माशाल्लाह।
तो मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छा, हसीना के हर ड्रामे में जो सेकंड लीड होती थी, हाँ। वो एक कॉमेडी टाइप हाँ। सेकंड हीरो होता तो था, वो बेरोज मैंने, लेकिन सब्ज़वारी। मैंने कहा वो तो मैंने नहीं करना ना। अच्छा, अब मैं ट्रांजिशन करूँगा। सो जस्ट सेइंग कि वो अदाकारी में भी मुझे लगा अच्छा ये तो टाइप कास्ट हो रहा हूँगा मैं, तो मैंने कॉमेडी डिलिबरेटली छोड़ी। फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा अभी कॉमेडी, और कॉमेडी मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, और मैं कॉमेडी मुझे लगता है सबसे मुश्किल तरह की अदाकारी होती है। बिल्कुल। सो इन एनी केस डायरेक्शन फिर इसलिए कि मुझे पढ़ा नहीं हुआ था डायरेक्शन, कुछ नहीं पता था, करके सीखा। वहाँ पे फिर मुझे लगा कि नो, दिस इज़ वेयर परहैप्स आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, यू नो, यू कैन क्रिएट। वरना बाकी चीज़ें जिस रफ्तार पे काम हो रहा था वो एक जॉब की तरह आप गए हैं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ पहले, अदाकारी टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था अच्छा ये तो लेज़ी सा आसान सा काम है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। बट खैर जब आप उसकी भी जहतों में जाते हैं तो आपको समझ आती है। सो दैट्स हाउ डायरेक्शन हैपेंड। अच्छा, अब तक की जो कहानी बन रही है सारा, वो ये बन रही है कि इनकी तमाम हसरतें, उनकी नाकामियाँ इन्हें बतदरीज डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही हैं। चूँकि ये हीरो नहीं बन सके तो इन्होंने हीरो बनाए। नहीं नहीं, मैं खुद भी हीरो बना अपने ड्रामों में। अपने, हाँ, अपने ही ड्रामे में मैंने खुद कास्ट किया अपने आप को। तो अब ऐसा है कि कोई ज़रा, चूँकि बड़ा एक सैड सा सिचुएशन आ गई है इस ड्रामे में, तो हम आपसे चाहेंगे कि अब आप कुछ अपनी आवाज़ का जादू बिखेर के कोई महफिल को ज़ाफ़रानज़ार कीजिए, ताकि फिर हम सब ज़ाफ़रानज़ार, ओके। मैं याद भी कर रही हूँ साथ साथ जो वोकैबुलरी आप बता रहे हैं। मुझे आज मैंने भी जो प्लेलिस्ट रखी है वो थोड़ी सी मल्टी रंग ही है, और इसमें जो जो रंग है उसमें सबसे पहले मैडम नूर जहाँ, और उनकी एक सदा जो है वो बुलंद करते हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको आज की प्लेलिस्ट अच्छी लगेगी। हवाओं में, घटाओं में मेरे गले का नूर है, घुला हुआ फिजाओं में, थमूं तो चांदनी हूँ मैं, छिड़ूं तो एक साज हूँ, किसी
सुनिए अगर ओ सुनिए अगर मेरी सदा तो चलते कारवां रुके न्याज़ हूँ किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज़ हूँ सदा हूँ अपने प्यार की ख़वातीन व हज़रात, वक्फ़े के बाद रात गए कि इस नरम व गर्म नशिस्त में एक बार फिर खुशामदीद। शरीक गुफ्तगू हैं जनाब हज़रत सरमद सुल्तान खूसट साहब। सरमद खूसट से हमारी गुफ्तगू थी और वक्फ़े पे जाने से पहले सारा रज़ा ने आपको मलका तरन्नुम नूरजहाँ की फ़िल्म अनारकली का एक बहुत हसीन गीत सदा हूँ अपने प्यार की सुना। सरमद, आप के वालिद का और आपके दादा का मैडम से बड़ा क़राबदारी का ताल्लुक़ था। वो बल्कि आपके दादा तो फ़िल्म हीर रांझा में मौलवी साहब का किरदार भी अदा करते। वो उनका एक डायलॉग है, मुझसे मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, कि जे अज ना हीर नू रोकिया तो फिर हर घर च हीर ते रांझे निकलेंगे। वो बड़ा मशहूर उनका डायलॉग है। आप की ख़ुद मुलाकात रही मैडम से? मेरी एक तस्वीर है जो मैं मैडम की गोद में बैठा हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी की चंद प्रेशियस तरीन तस्वीरों में से है। वाह। मैडम नूरजहाँ मतलब मलिका तो थी, बिलाशुबा। nobody like I don't know, she was something else। वो तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। मगर मेरा दो जो मुलाकातें हैं उनसे, एक तो अब्बा ने एक फ़िल्म डायरेक्ट की और ख़ुद प्रोड्यूस भी की। उसका नाम था डायरेक्ट हवालदार। अच्छा। वो अंधेरा उजाला के ही उसके एक्सटेंशन में थी। तो उसकी ओपनिंग पे वाहिद एक आध दफ़ा जैसे थोड़ी देर के लिए कि जी बच्चे भी आ जाएं घर से, तो मैडम नूरजहाँ ने ब्लू कलर की मूनलाइट के कलर की साड़ी पहनी हुई है, उनकी गोद में मैं बैठा हुआ। और फिर चचा की शादी के ऊपर और पुप्पो की शादी के ऊपर भी वो इस तरह आती थी। और मुझे तब ऑनेस्टली मैं बहुत छोटा था तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये, लेकिन वही कि वो आती थी तो बस और किसी पे ना कोई नज़र किसी की जा सकती थी, ना कोई देखता था। तो या सर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि आपसे पहले की जो पीढ़ी थी जिसने साहिबाने जमाल का कबीला आपके हाथों में सौंपा, इतना सारा असासा लेके नई पीढ़ी ने ये किस किस्म की फिल्मी दुनिया और किस किस्म का थिएटर और किस किस्म का ड्रामा हमें दिया है? सबसे पहले तो जी
मैंने जब सोच लिया था कि अच्छा रेडियो करके देख लिया, मेरा उस वक्त बहुत दिल था कि कहीं ड्रामा पढ़ाया जा रहा होता, फिल्म पढ़ाई जा रही होती। पेंटिंग नहीं करनी आती, एनसीए में तब तक फिल्म डिपार्टमेंट नहीं शुरू हुआ था। हमने बहुत देर की इसकी तदरीस, या इसको एक तो चलिए एक तरीका है कि जी कोई अता करता है आपको तालीम, या आप उनकी शागिर्दी में या उनके साए में या उनको दूर से देख के सीखते हैं, सिर्फ वही तरीका रहा। एक बाज़ाब्ता तरीका नहीं मुहैया किया गया। रेडियो नहीं पढ़ाया गया, टीवी नहीं पढ़ाया गया, फिल्म नहीं पढ़ाई गई, थिएटर नहीं पढ़ाया गया। वो सिलसिला मुझे लगता है उस पर ना जोर दिया गया। ऑफ कोर्स उसमें जो भी सियासी मामलात, तारीख़ी मामलात उस ज़माने में चल रहे होंगे, सो वहाँ से बस ये लगा कि काम बस लगा कि जी इसका बस सेमी स्ट्रक्चर्ड सा कोई तरीका होता है सीखने का। सो उसमें वो मुझे लगता है वो ट्रांसफरेंस कम हुई। मेरा बहुत दिल चाहता है कि काम के अलावा मुझे मौका मिलता, मैं देख पाता या कोई रिकॉर्ड करता कि शहजाद खलील साहब कैसे डायरेक्ट करते थे, या सायरा कैसे काम करती थी, या शुएब मंसूर का सिर्फ काम नहीं, उनके काम का अंदाज़ क्या था, कोई डॉक्यूमेंटेशन होती। मतलब पूरी दुनिया में आप देखें फ़नकारों के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उनको शैडो कर रहे होते हैं लोग, रिकॉर्ड कहीं मेंटेन होता है। सो एक तो मुझे लगता है वो गिले की बात ये रही कि जो असातिज़ा रहे वो तभी कि जब अपॉर्चुनिटी मिली। रात गए, आपने बात शुरू की जबकि लोगों को अब ये बोला जाता है कि जी पीटीवी की तो नहीं ट्रेनिंग आपको हुई भी। सो आई थिंक मेरी ट्रेनिंग जो पीटीवी की थी वो ऑल्दो उस ज़माने में हुई जब शायद पीटीवी का वो उरूज नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये बताया गया कि क्यों ज़बान गलत बोलने में कोई स्टाइल नहीं है, और सही बोलना है तो बोलो। और दूसरी तरफ ये कि अंग्रेज़ी गलत बोलते हुए तो अजीब पेट में मरोड़ उठते हैं, तो उर्दू गलत बोलने में कोई वो। सो इन एनी केस वो टूटी कान में लगी होती थी, तो ऊपर से मतलब सख्ती से बोला जाता था। ये अपॉर्चुनिटी थी, और ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, राइट। तो मैंने भी तब ही मैं कुछ चोरी कर पाया जब मुझे कोई मौका मिला। सो एक तो मुझे लगता है जी उस सिलसिले पे किसी ने मेहनत नहीं की। आज मेरा बहुत दिल चाहता है कि जी पाकिस्तान टेलीविज़न ने तो जो एक सलीका था काम करने का, वो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पल्ले से बांधनी चाहिए थी, जो कि नहीं बांधी गई। स्क्रिप्ट होता था, अदाकारी होती थी, टेक्निक बेसिक होती थी हमेशा, थिएटर की तरह 3 कैमरे होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम के बगैर एक हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता थी कि इनमें पैसे सबसे कम लगेंगे 2 कामों में, अदाकारी में और स्क्रिप्ट में, तो इस पर बेतहाशा मेहनत कर ली जाए। वो नहीं हमने पल्ले से बांधा। अभी वही 2 काम सबसे बुरे हो रहे हैं, बगैर मेहनत के हो रहे हैं, राइट। अब लोकेशन भी आ जाएगी, कैमरे भी आ गए, लेंसेज भी आ गए, कपड़े भी हर डिज़ाइनर के आप ले लेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप न्यूयॉर्क में भी शूट कर लें, आप मालदीव्स में शूट कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप बड़ी गाड़ियाँ भी दिखा दें। आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। जो ड्रामा हम दिखा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ बुनियादी ये है कि एक तो मोनोटनी मौत है, यकसानियत मौत है आर्ट की, नफ़ी है, फॉर्मूला जो है वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बिल्कुल नफ़ी है। हमने उसको बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। एक ही मौजू पे मुख्तलिफ चैनल्स पे बन रहे हैं। उस वैरायटी की सबसे पहले ज़रूरत है। वैरायटी में कभी आप सही तुक्का लगा लेंगे, कभी नहीं लगेगा। पीटीवी के ऊपर मुझे याद है और कुछ नहीं होता, तो 4 स्टेशनों के 4 मुख्तलिफ मिजाज के ड्रामे होते थे, सब अच्छे नहीं होते थे, सब ज़रूरी नहीं है कि सुपर हिट भी होते थे, लेकिन एक हमें डाइवर्सिटी की, हमें फ्लेवर्स की आदत थी कि एक तरफ आप छाँव देख रहे हैं, तो एक तरफ आपको प्यास भी देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ आप अनकही देख रहे हैं, तो वारिस भी बन रहा है, तो पतझड़ भी बन रहा है, राइट, तो करोबी भी बन रहा है, राइट। सो अब वो आसमान और वो धुआं आसमान तक दीवार, मतलब आई एम जस्ट सेइंग ये तो। और ये वो ज़माने की मैं बात करूँ जब मैं बहुत छोटा होता था, जब इन चीज़ों के सिर्फ अब इम्प्रेशन थे, और मैंने बड़े होके फिर इन चीज़ों को गौर से देखा सीखने के लिए। सो आई जस्ट फील कि इफ़ नथिंग एल्स, वैरायटी को ही हम सबसे पहले तरजीह देना शुरू कर दें कि मुख्तलिफ मिजाज का ड्रामा तो बन सकता है। और दूसरा गड़बड़ मुझे वही लगता है कि अब हर चीज़ पैकेट में से निकल के 2 मिनट माइक्रोवेव वाले मिजाज से बन रही है। मेरा ऐसा तो देखें यूँ था, मैं 2010 तक लाहौर में छोटे से कोने में हम अब मैं और अब्बा मिलके थोड़ा थोड़ा काम करते रहते थे अपना, ठीक। उसमें सिटकॉम्स भी बन रहे हैं, पढ़ाई भी थोड़ी शुरू कर दी, पढ़ाना शुरू किया मैंने। मोस्ट चीज़ें जो थी वो प्राइवेट चैनल के अलावा, पहला सीरियल मेरा बानो कुदसिया साहिबा का लिखा हुआ था, उसके अलावा मैंने एक सीरीज़ की जिसमें मैं इधर उधर की कहानियाँ, मैंने कोशिश की मुख्तलिफ मिजाज का काम करूँ, लेकिन
कोई घास ज़्यादा डाली नहीं गई। तो 2010 में मैंने जब प्राइवेट सेक्टर के सामने खुद को नीलाम किया, वाह। तो फिर तब बैकग्राउंड में गाना बजा था इन्हीं लोगों ने, चीना दुपट्टा मेरा। मेरा ख्याल है वो छीना झपटी तो थी कुछ। बट 2011 में जब हमसफर आता है तो लोग लिटरली रिव्यूज में लिख रहे हैं न्यू डायरेक्टर ऑन द ब्लॉक। मैंने कहा 12 साल तो हो गए काम करते हुए। हमसफर बिलाशुबा एक बहुत कामयाब सीरियल था, लेकिन हमसफर के बाद फिर ये ट्रेंड भी तो शुरू हो गया कि अब हर तीसरा ड्रामा जो है वो मुझे उसकी कॉपी लगता है। आप किसी भी चीज़ का जब फॉर्मूला बना देंगे तो वो आप उसकी मौत खुद ब खुद होती जाएगी। तो हमसफ़र जब मैंने बनाया तो मैंने उसके बाद हमसफ़र जैसा ड्रामा जिद करके नहीं बनाया। मैंने कहा मैं भी रोमांस दोबारा नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं। फिर आप एक शहरज़ाद पे गए? शहरज़ाद पे मैं गया। बीच में अश्क भी किया एक मैंने ड्रामा जो कहीं दरमियान में था। बट मुझे बाकायदा खौफ आता है ये सोच के कि हाँ कभी एक आप अपने काम से खुद इतने ऑब्सेस ना हो जाएं कि बस उसी में आप हर वक्त मदहोश रहें। और दूसरा, सक्सेस और फेलियर दोनों आपको ये बुज़दिल ना बनाएं इतना कि अब आप एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें। क्योंकि आर्ट, मैं बारहा यही रिपीट करता हूँ बात मुख्तलिफ जगहों पे भी, कि आर्ट की बुनियादी चीज़ें नॉवेल्टी, ओरिजिनलिटी, मेरी आवाज़ है और किसी और की आवाज़ उसकी आवाज़ है। तो हमें अपनी आवाज़ में इतना एतमाद होना चाहिए कि हम उसके साथ बात कर सकें। वो छीना जा रहा है। इवन डायरेक्शन मैं कई दफ़ा चिढ़ के नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे इस काम के पैसे दिए जा रहे हैं तो इस किसी एतमाद पे दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैं प्रोड्यूसर कहाँ से पैसे ला रहा है उससे नहीं पूछ रहा, तो नहीं प्रोड्यूसर मेरी फुटेज को नहीं रिव्यू कर सकता। बिल्कुल। और प्रोड्यूसर मुझे नहीं कह सकता कि मांग अच्छी नहीं लग रही साइड की तो 2 दिन की शूट दोबारा कर लें, इनकी मांग दूसरी तरफ से निकाल दें। अच्छा, ये भी मसाइल हैं। तो ये मसाइल भी शुरू हो गए। आप बहुत ज़्यादा चलाते फिराते रहते हैं एक्टर्स को, तो वो क्लोजअप्स में ही किया करें। सो वहाँ से मैं अच्छा बुरा सा लफ्ज़ है, चालू हो गया मैं बिल्कुल कि मैं ये मैं नहीं पसंद कर सकता। आपके ड्रामों पर ये इतराज़ होता है कि आप ख़वातीन का किरदार बहुत रिग्रेसिव दिखाते हैं। मैं इस बात से इख्तलाफ करना चाहूँगा, और वो इसलिए करना चाहूँगा कि रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है लोगों के लिए। श्योर, टीवी में कुछ काम ऐसा किया जिसमें चलिए वो एक नैरेटिव वो है जहाँ पे आप विक्टिम सिंड्रोम ही दिखा रहे होते हैं। कमली पे ख़ास तौर पे जब लोग ये लगाते हैं। हम फिल्म पे नहीं आए हैं। अच्छा, फिल्म पे नहीं है, ड्रामा। हाँ, ड्रामों में टू बी ऑनेस्ट मैं स्क्रिप्ट से बहुत वो रहा जब स्क्रिप्ट बने बनाया है। मगर मैं अगर आपको सिर्फ बताना चाहूँ कि शुरू के काम में पिया नाम का दिया इज़ आई थिंक अब बानो आपा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इट वाज पार्शली इंस्पायर्ड फ्रॉम मैडम नूरजहां's लाइफ। इट्स अबाउट अ प्लेबैक सिंगर जो बॉस है अपने काम की, जो अपनी टर्म्स पे काम करती है, राइट, स्ट्रॉन्ग हेडेड, पूरे कुंबे की किफ़ालत करने वाली, उसको पता है मुझे अपनी टर्म्स पे मोहब्बत करनी, अपनी टर्म्स पे मोहब्बत छोड़नी। मेरा पहला सीरियल है, ठीक। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक सीरियल, उसका नाम है कलमुही। वो रविंद्रनाथ टैगोर की चोखेर बाली की एडेप्टेशन है। चोखेर बाली का किरदार मरकजी जो है वो कमज़ोर औरत नहीं है। उस काम को बहुत कम लोग जानते हैं, टू बी ऑनेस्ट। लोग जानते ज़्यादा उस काम को। इसके बाद मैंने सानिया सईद के साथ 2008 में एगाथा क्रिस्टी के प्ले की एडेप्टेशन की हुई, जिसमें सानिया सईद लीड डिटेक्टिव हैं। अब हम डिटेक्टिव और सस्पेंस थ्रिलर्स पे काम कर रहे हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड खातून का किरदार है। मैंने फिर बनाया जल परी, जो सरमद सहबाई ने लिखा, जो हमसफ़र के साथ चला, जो कि एक लड़की की जर्नी है जो हैदराबाद से निकल के, जिसकी लाइनें मतलब वो वाली थी कि वो कहती है कि नहीं, मैं बुर्के की 6 इंच की खिड़की से नहीं, मैं 6 इंच की हील पे से दुनिया को देखना चाहती हूँ। लाइक आई एम जस्ट सेइंग, नाउ वी टॉक अबाउट दीज कि इमेंसिपेशन क्या होती है, एक औरत का कॉन्फिडेंस क्या होता है। समहाउ टीवी में ट्रेजेडी ये रही कि वो ज़्यादा जो बेचारगी वाले ड्रामे थे, जो कि मैंने 2-3 दफ़ा कभी कुछ उसमें भी कर लिए कि अच्छा ये जॉनरा है और रिप्रेजेंटेशन तो है। देखें, वैसी औरत वैसा मर्द भी होता है, लेकिन सिर्फ वो बार बार नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं एज रोल मॉडल्स। तो टीवी का कुछ काम आंखें कान बंद करके भी किया है, अच्छा हल्का फुल्का सा। हम चलते हैं सारा की तरफ। सारा से कहते हैं कि सारा कोई प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा नगमा इस प्यारी सी नशिस्त के लिए सुना दीजिए।
चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, बिरहा की बरी रहना बीते नहीं हाय रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, बिरहा की बेरी रहना बीते नहीं हाय रे, चंदा तोरी चांदनी में। आधी आधी रात गली कोके कोयलिया, आधी आधी रात गली धीमे धीमे बेने करे बावरी पायलिया, नींद भरी अखियों से नींद उड़ जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। एक निर्मोही मैंने मन में बसाया, एक निर्मोही मैंने मन में बसाया, एक निर्मोही मैंने मन में बसाया, लहरों पे रेतवा का महल बनाया, लहरों पे रेतवा का महल बनाया, रेतवा के फूल पतझड़ में लगाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। ऐसे भई सैया बिना नगरी के मन की, ऐसे भई सैया बिना सुनी सुनी सीज लागे नई दुल्हन की, आने वाला राम जाने आए कि ना आए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, बिरहा की बेरी रहना बीते नहीं हाय रे, चंदा तोरी चांदनी में, चंदा तोरी चांदनी में, चंदा तोरी चांदनी में। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। तादगई की नशिस्त है कि जिसमें साहिबान जमाल के कबील के नुमाइंदे सरमद खूसट से गुफ्तगू है इस नुक्ते पर कि जो हुस्न तुम्हारी आँख में है वो मेरी स्क्रीन पे नज़र क्यों नहीं आता। सरमद, अब
ड्रामे की बात हम कर चुके थे और अब ये एक कुदरती अमर था कि हम बात आपकी फ़िल्म पे करते, लेकिन उससे पहले आप नफ्सियात के आदमी हैं, आपकी डिग्री को भी ज़रा ले आएँ, झाड़ पूछ के उस पर भी कुछ आप इस्तिफ़ादा कर लीजिए। सोचना और तख्लीकी अमल में उस सोच को किसी तनकीदी अमल से गुजार कर, जिसे आप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ये कितना, इसको कैसे आप मतलब हेल्दी रख सकते हैं? वो हम देख रहे हैं कि जो सोच है उसे अगर मार्केट लेके चल रही है तो वो एक नेगेटिव साइड पे है, लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा आप जिसे कहते हैं कि क्रिएटिव बेंट दे दें तो फिर वो गुंजलक भी हो जाती है। तो आपकी सोच आपको कहाँ लेके जाती है? आपको आर्ट या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बारे में कहीं पढ़ा ही था मैंने, लेकिन ये उन चंद सत्रों में से है जो वाकई कहीं पैवस्त हो गई और फिर याद आती है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को या उस तख्लीक के अमल को आपको कहीं अबैंडन करना पड़ता है, वरना तो आप ताहयात एक ही सोच में, एक ही स्ट्रोक में, एक ही सुर में आप लगे रहें और उसकी जब गहराई में आप जाना शुरू करेंगे तो कोई हद नहीं है उस गहराई की। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, उस पेंटिंग को कहीं आपको ये छोड़ देना पड़ता है कि बन गई। फिल्म आपने सीन शूट कर रहे हैं, आपका बहुत दिल चाहता है, एक्टर भी चाहेगा बार बार रीटेक करें, आई एम श्योर सारा एग्री करेंगे, आप गा रहे हैं, आप उस धुन को आप जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके अंदर जगह ढूंढना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कई दफ़ा एक एक लाइन में या एक एक चीज़ में आप कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। सो अबैंडनमेंट एक तो आपको आनी चाहिए, जहाँ पे आप ये तय कर लें कि अच्छा इसके बाद अब बस डिलीवर करना है मुझे, सोच लें। ओवर थिंकिंग यकीनन होती है, मगर वो ज़रूरी भी है। सिर्फ कॉन्शियस थिंकिंग नहीं, मेडिटेटिव थिंकिंग भी चाहिए होती है। कहानी सुनाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला, गाना लिखने वाला, वो तो एक अपनी कैफियत से गुजर के फिर अपना एक इजहार करेगा, वो रिपोर्ट नहीं करेगा। वो उसी वाक़े को, उसी ट्रेजेडी को, उसी सेलिब्रेशन को कई साल लग जाते हैं। मतलब मंटो साहब ने जैसे पार्टीशन के ऊपर जो कुछ लिखा, कई सालों पे मुहित था, वो कई साल तक उन्हीं झटकों में वो लिखते रहे वो चीज़ें। इसीलिए उसमें एक आपको कोई तारीख का सबक नहीं सिखाया जा रहा, आपको एक एक्सप्रेशन या एक जाविया, एक नज़रिया नज़र आ रहा है। सो आई फील सोचना बहुत कम भी कर दिया है और ज़्यादा सोचना, दोनों ही बुरी चीज़ें हैं। कहीं मिडिल ग्राउंड में आना चाहिए। आपने मंटो साहब का जिक्र किया तो चलिए फिल्म मंटो ही से आगाज़ करते हैं। एक तो नई नस्ल को मंटो से रूशनास करने, और इसे बल्कि मंटो का रीबर्थ कह लीजिए। मंटो को जिस तरह से आपने अपने ऊपर सवार कर लिया, आपके नाक़दीन ने तो ये फब्दी भी कसी है कि मंटो साहब का लड़का नहीं था और अब यही मंटो साहब का लड़का है। तो ये शऊरी तौर पे है कि आप चूँकि आप पढ़ते हैं, किताब से आपका ताल्लुक़ है, मंटो से आपका वाकई लगाव था जो इस फिल्म तक गया, या ये भी हादसा था हमसफ़र की तरह? नहीं, मंटो साहब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सेल्फिश एफर्ट थी। हाँ, सेल्फिश भी था, बहुत सेल्फिश था। और वो सेल्फिश इसलिए था क्योंकि जब आपको इश्क होता है तो फिर आप अपने माशूक के बारे में सेल्फिश होते हैं। ठीक है, ठीक। और यहाँ माशूक मेरा है। मंटो साहब माशूक हैं। नहीं, मंटो साहब से बहुत गहरा और बहुत पुराना। पढ़ने से लगाव बचपन से था, कहानी किताब अच्छी लगती थी ज़्यादा। ड्रामा फिल्म बहुत कम देखा था बचपन में, अब किसी वजह से नहीं, बस ऐसे ही अल्फाज ज़्यादा फैसिनेट करते थे, हर तरह की कहानी। फिर जब समझ आना शुरू हुआ तो वो मेरी नाक़िस या जितनी महदूद सी रीडिंग है, उतना बड़ा लिखने वाला कम होता है। तो 2002 में एक और निजी चैनल ने मंटो साहब के ऊपर एक फेस्टिवल किया, तब पहली दफ़ा मैंने मंजर आम पे आके उनकी एक कहानी को एडेप्ट किया टीवी के लिए। थिएटर में वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं मंटो की रीडिंग्स या कुछ वो चलता रहता था। शाहिद नदीम साहब का एक थिएटर का लिखा हुआ वो है जो बेस मटेरियल है, कौन है ये गुस्ताख उसका नाम है, तो वो उन्होंने उसके ऊपर एक सीरीज़ लिखी मेरी बिल्कुल पीठ पीछे, मुझे नहीं पता कि ये हो रहा है, और वो उस निजी चैनल ने बोला कि जी वो एक प्रोजेक्ट आया है तो डायरेक्ट आप करेंगे वो, तो मैं कहा अच्छा तो ज़रूर करेंगे।
फिर मैंने काफ़ी चालाकी से समहाउ ये भी कन्विंस कर लिया कि अदाकारी भी मैं ही करूँगा। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो मंटो साहब से टू बी ऑनेस्ट बहुत सा लालच है, बहुत सा इश्क है। लालच ये है कि जिस तरह वो कहानी लिखते हैं, अगर आपको वो आप उसी को मुस्तार ले लीजिए लें तो। और उसके ऊपर कुछ बना सकें, इससे बड़ा शर्फ, इससे बड़ी खुशकिस्मती, इससे बड़ी लग्जरी क्या हो। जहाँ पे नए लोगों के लिए या पुराने लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि आप कहानी ढूंढने की जो स्ट्रगल करते हैं, सो कई दफ़ा आपको सिर्फ अडेप्ट करना है आप, क्योंकि बुनियादी बात तो इंसानों की है, उनके रिश्तों की है, उनके हालात की है, और वो कहीं ना कहीं आज भी वैसा ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बेतहाशा लिखने वाले हैं। अच्छा, मंटो साहब तक तो आप किसी हद तक शरीफ रहे, उसके बाद जो आपकी फिल्म आ रही है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। आपको क्या पड़ी थी कि आप हर कंट्रोवर्शियल इशू को उठाना चाहते हैं और उठाए जा रहे हैं? मंटो जैसे मैं समझता हूँ एक खूबसूरत हादसा था, क्योंकि वो फिल्म नहीं थी, वो टीवी के 20 किस्तों का एक सीरियल था, जिसमें से हमने कशीद करके एक फिल्म निकाल ली थी और फिर वो सीरीज़ चल गई थी। तो जब शुरू किया था बहुत सी रीजंस के लिए, नॉट ओनली कि अच्छा अभी फिल्म बड़ी होती है या बड़ा पर्दा होता है, बट मुझे लगता है बस वो जो एक माहौल है, जो कहीं आप जाके बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के फिल्म जैसे देखते हैं, जो सिनेमा जिसको हम बोलें उस एक्सपीरियंस को, तो उसकी एक और मैजिक है, वो जादू कुछ फ़र्क है। तो इसलिए फिल्म बनानी थी, शुरू से फिल्म बनानी थी। टीवी क्योंकि हमारे आपका एक इंटरव्यू भी है कि मैं फिल्म बनाना चाहता था, और जब मैंने तय कर लिया था कि मुझे ये काम करना है, तो मेरा देखने का भी जो रेफरेंस मटेरियल होते थे या जिन चीज़ों से मैं इंस्पायर्ड था, वो फिल्में ही होती थी, ड्रामे कम थे उसमें। तो 2017 में एक छोटी सी मैंने लाहौर में अपनी एक कंपनी बनाई। मैंने कहा मेरे पास बस जो मैंने कमाया टीवी से, उस सबसे मैं फिल्में बनाऊंगा, और वो फिल्में बनाऊंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा। अब उसमें डेफिनेटली एक मेरा मिजाज भी है, एक कुछ अपब्रिंगिंग कह लीजिए, कुछ जो पढ़ा लिखा या जिन लोगों को मानते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कुछ अंदाज चुरा लिया कि बात कहनी है तो अपने अंदाज से कहनी है। तो फिल्मों में अगर आप ऑनेस्टी से बात नहीं कह सकते, क्योंकि टेलीविज़न के और तकाज़े होते हैं, वहाँ दौरानिया है, और तरह का कॉमर्स और मेन स्ट्रीम के तकाज़े हैं, टीवी ड्रामे में बात करना थोड़ी कभी, और चैनल का मालिक कोई और है, मालिक है, वो पेचीदा हो जाती है, राइट। तो फिल्म तो एक इतने और वही बात कब से तड़प रही हैं अंदर फिल्में। 2017 में कंपनी बनाई, 2019 में फिल्म पहली प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, लिखी मिलके। तो ये तकरीबन सोचें 20 साल से जो तड़पन थी वो अब आएगी। गिला मुझे सिर्फ इतना है, या मैं वजाहत सिर्फ इतनी सी दूंगा कि फिल्मों पे जो भी क्या वो कहते हैं तोहमत लगाई गई या जो भी, वो फिल्में देखने से पहले लगा दी गई। तो ये बस कहानी इतनी ही थी कि फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझसे ये राइट ना छीना जाए कि ओ तुम अपने मिजाज का काम नहीं कर सकते। और अभी तक तो मेरे पास लग्जरी थी, पैसे थे तो मैंने लगा लिया, अब नहीं होंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। आपका मिजाज मंटो साहब ने बनाया, आपका मिजाज बानो आपा ने बनाया। आपके पास मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक तहरीर है, हम चाहेंगे कि हम आपकी आवाज़ में सुन लें और उसे महफूज कर लें। यकीनन। अब वही देखिए, जब लोग कहते हैं जी कि आप चीज़ें जब लिखने का मेयार कम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बस कुछ पुरानी चीज़ उठा लें, चुरा लें उसमें से, बता दें कि कहाँ से चुराया। इस कदर नगीने और जवाहरात हमारे पास पड़े हैं, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा मिजाज लिखना सवाल ही पैदा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। छोटा सा एक जो है टुकड़ा जी, ये जुनून लतीफ़ा, जुनून लतीफ़ा यूसुफी साहब का, ये खान सामाओं के बारे में है। अच्छा, पूरी तहरीर तो दरमियान में से एक टुकड़ा है। हम खाने के शौकीन हैं, खुशामद के भूखे नहीं। गो के इससे इनकार नहीं कि अपनी तारीफ सुनकर हमें भी अपना बनियान तंग मालूम होने लगता है। हमने कभी ये तवक्को नहीं की कि बावर्ची खाना पकाने के बजाय हमारे गुण गाता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो 24 घंटे अपने मरहूम और साबिक आकाओं का कलमा पढ़ता रहे, जबकि इस तौसीफ का असल मकसद हमें जलाना और उन खूबियों की तरफ तवज्जो दिलाना होता है जो हम में है ही नहीं। अक्सर औकात बेतहाशा जी चाहता है कि काश हम भी मरहूम होते, ताकि हमारा जिक्र भी उतने ही प्यार से होता। बाज निहायत काबिल खानसामाओं को महज इस दूर अंदेशी की बिना पर अलहदा करना पड़ा कि आइंदा वो किसी और का नमक खाकर हमारे हक में प्रोपेगेंडा करते रहे।
जो शख्स भी आता है यही दावा करता है कि उसके साबिक आका ने उसे स्याह सफ़ेद का मालिक बना रखा था। यहाँ ये बताना बेमहल ना होगा कि उसूली तौर पर हम खुद भी हमेशा दूसरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन रेजगारी ज़रूर गिन लेते हैं। एक खानसामा ने हमें मुत्तला किया कि उसका पिछला साहब इस कदर शरीफ आदमी था कि ठीक से गाली तक नहीं दे सकता था। हमने जलकर कहा, तो फिर तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तड़प कर बोले, कौन कहता है कि खुदा बख्शे नौकरी छोड़ी? किस्सा दरअसल ये है कि मेरी 5 महीने की तनख्वाह चढ़ गई थी। फिर उन्होंने एक दिन मेरी सूरत देखकर कहा कि खुदा बख्श तुम बहुत थक गए हो, 2 दिन की छुट्टी करो और अपनी सेहत बनाओ। 2 दिन बाद जब मैं सेहत बनाकर लौटा तो घर खाली पाया। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारा साहब तो परसों ही सारा सामान बांधकर कहीं और चला गया। ये किस्सा सुनाने के बाद उस नमक हलाल ने हमसे पेश की तनख्वाह मांगी ताकि अपने साबिक आका के मकान का किराया दे सके। वाह, मतलब उकाड़ा के लड़के का इतना साफ शफाफ शीन काफ देख के जल भुन गया हूँ। अच्छा अब इधर मैं आपको बताऊं, उकाड़ा जो है ना, उकाड़ा मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा गया हूँ और उकाड़ा में हमारे थोड़ा सा हिस्सा ही था। दादा और उनके भाइयों का जो उनको ज़मीन मिली वहाँ पे, तो वो एक ही दादा के भाई वहाँ रहते थे और वो उनकी वफ़ात हो गई, तो उकाड़ा से ताल्लुक़ बस इतना ही रहा। मसला था दिल्ली से दादी थी। अच्छा, तो दिल्ली वाली दादी घर में और पंजाबियों में शादी तो हो गई उनकी, सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ पंजाबी का नहीं बोला। अब मैं यही पूछने लगा था कि बहुत उम्दा आवाज़ ज़ेर-ओ-बम हमारे उस्ताद हैं और बहुत इज्जत से नाम लीजिए इरफान खूसट साहब का, लेकिन मुझे ये मालूम होता था कि शायद रेडियो से जो अम्मा का ताल्लुक था तो उसकी वजह से वो बट अम्मी रेडियो पे और टेलीविज़न पे, अम्मी पंजाबी की खबरें पढ़ती थी, रेडियो पे भी पंजाबी का शो करती थी। अम्मा अब्बा आपस में पंजाबी में बात करते थे। दादी के साथ ज़रूरत नहीं थी किसी की वो पंजाबी में बात करे। फिर दादी घर में पंजाबी हमने बोली ही नहीं। मुझे तो अब बल्कि अब मैं पंजाबी सीखता हूँ और उसको कोशिश कर। हम चलते हैं सारा की तरफ, बताइए क्या सुनाएंगे? मेरा ख्याल है एक पंजाबी गीत हो जाए। वाह क्या बात है जी। और हमारा फोक का एक रंग है और टीना सानी जी की गाई हुई है। निकी जी जिंदड़ी नू रोग की लालिया चन्ना परदेसिया नू मित क्यों बना लिया। निकी जी जिंदड़ी नू
जदों पास चन्ना किए साडे पास वे दिन भी उदास साडे रातां भी उदास वे तू न जदों पास चन्ना किए साडे पास वे दिन भी उदास साडे रातां भी उदास वे लुट गया चैन साडा लुट गया चैन साडा लुट गया चैन साडा लुट गया चैन साडा रुस गए हंसे वे खुशियां ने दो नसियां है अखा छम छम वसियां दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे ना तू सुनियां न दसियां अखा छम छम वसियां है अखा छम छम वसियां है अखा छम छम वसियां ख़वातीन हज़रात, अदादगाही की नशिस्त गुफ्तगू सरमद खूसट से जमालियात के बारे में, फ़न व सक़ाफ़त के बारे में, और अब गुफ्तगू अपने इख्तितामी मराहिल में पहुँच गई है। सो ये जो हमने रेशम का पूरा एक अट्टी खोल दी है, अब इसको ज़रा सुलझा लेते हैं ताकि बात कहीं पे पहुँच सके। सरमद, इस सारी गुफ्तगू में अगर फ़िल्म की बात करें तो फ़िल्म्स के हवाले से आपसे सवाल ये कि ये तनकीद बाहर तौर है कि जो नई पाकिस्तानी फ़िल्म है वो फ़िल्म बड़े पर्दे की तारीफ़ पे पूरा उतरती नहीं है, वो टेलीविज़न ड्रामे की एक्सटेंशन है। फिल्म का मिजाज बदल गया। मुझे लगता है कई दफ़ा सिर्फ फिल्म को फिल्मी बनाने के चक्कर में हम कहते हैं नहीं वही वाली दिखाए ना चीज़ जो 80 में होती थी या 90 की दिहाई में होती थी। वो कैमरे दूर दूर क्यों नहीं जा रहे, लड़कियां भाग क्यों नहीं रही, और बड़े बड़े ग्रैंड सीक्वेंसेस या मेलो ड्रामा क्यों नहीं आ रहा। जो अंदाज है लिखने का वो टीवी वाला ज़्यादा है। सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं चीज़ को। फिल्म होता था कि उसमें फिल्म में चूँकि आप सिर्फ उसी की तवज्जो देना चाहते हैं तो वहाँ आपकी तवज्जो की गेम है सारी, कि आप इधर उधर नहीं ध्यान आपका जा सकता। सो वो लिखने का अंदाज़ मुझे लगता है ज़्यादा टीवी टाइप हो रहा था, जिसमें फिर फिल्म हैज़ ऑलवेज बीन, जहाँ पे कोई भी बुनियादी किताब उठाएं तो उसमें ये लिखा होता है शो डोंट टेल। टीवी में टेल करना पड़ता है हर जुमला, चाय ले आई, चाय पी लीजिए, आप कहते थे छोटा डब्बा है, दूर है, आवाज़ भी आए, तस्वीर भी आए। फिल्म में ये नहीं होता था। फिल्म वॉज मोर पावरफुल, उसकी अटेंशन का स्पैन आप एक्सपेक्ट करते थे थोड़ा बेहतर होगा देखने वाले का भी। तो फिल्म में सब कुछ बताया नहीं जाता था। अब बताने वाला ज़रा काम टीवी से ज़्यादा लगता है उधार ले लिया कि सर में आपने जैसे फरमाया ये कि लिखने वाले टीवी से, भाई डायरेक्टर भी टीवी का ही आया है, जितने एक्टर हैं वो भी टीवी। फिल्म में पहले हम देखते हैं कि जो फिल्म का एक्टर था वो फिल्म का एक्टर था, जो फिल्म का डायरेक्टर था वो फिल्म का डायरेक्टर था, जो फिल्म का कैमरा था वो फिल्म का कैमरा था। अब कैमरा भी टीवी का है, अब डायरेक्टर भी टीवी का है, अब सारे एक्टर भी टीवी के।
बट दैट्स आल्सो टुडे ना शमून। अब वो लाइंस तो वैसे ही ब्लर हो गई, डिजिटल एज ने तो ये कर दिया, ये पूरी दुनिया में हो गया। अब फिल्म का एक्टर टीवी की सीरीज में भी काम करता है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ चूंकि बुनियादी तौर पे एक्टर की ट्रेनिंग नहीं है इसको, इसलिए उसको मीडियम समझने में प्रॉब्लम होती है। टीवी की अदाकारी बिल्कुल, और भाई वही बात मैं ये नहीं कह रहा कि कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर है बट मिला जुला सबका है, वो जो एक चीज़ फील हो रही है। एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं कि टीवी में सारी एक्टिंग पता नहीं कहीं से बंद बंद आके क्लोजअप की शुरू हो गई है। मतलब एक्टर्स के अंदर एक अजीब स्विच है अब बन गया, जिसमें मैं भी शुमार हूँ, कि हम मास्टर टेक या जो लॉन्ग शॉट होता है, क्योंकि टीवी प्राइवेट सेक्टर में सिंगल कैमरा पे शूट हो रहा होता है, तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अभी दोबारा होगा और फिर जब मेरा क्लोजअप आएगा तो तब मैं अच्छी अदाकारी करके दिखाऊंगा, राइट। ऑल्दो ये किसने तय किया, ये तो विजुअल मीडियम है, इसमें ज़रूरी तो नहीं है। क्लोजअप बिल्कुल वैसा ही है कि एक लफ्ज़ है, कहीं मोहब्बत लिखना है, कहीं इश्क लिखना है, कहीं प्यार लिखना है, तो हर जगह इश्क इश्क तो नहीं आप थोप सकते, राइट। उसकी कैफियत हैं। सो दैट मीन्स एक शॉट की क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में सोचना कम कर दिया हमने। फिल्म में भी ये हुआ। मैं अगर बहुत माजरत के साथ और बहुत ज़्यादा एक हाथ जोड़ के बात कर सकूं, फिल्म का पर्दा बड़ा है, उसमें तो थोड़ा करना चाहिए था हमेशा, क्योंकि आप थोड़ा भी करेंगे तो वो ज़्यादा नजर आएगा। हमारे यहाँ फिल्म में ये रिवाज रहा कि फिल्म में ज़्यादा किया गया। अच्छे बुरे की बात नहीं मैं कर रहा, हर चीज़ तो एक डेमोन्स्ट्रेशन का जो अंदाज था, राइट, वो हमारे यहाँ, और वो चला, लेकिन वही हुआ कि वो एज एन एक्सपेरिमेंट अच्छा था कुछ अरसे के लिए, लेकिन जब वो फॉर्मूला बना तो वही चीज़ हमें बुरी लगने लग गई। इतनी बड़ी छलांग क्यों है, इतना बड़ा ठुमका क्यों है, इतना ज़्यादा मेकअप क्यों है, बुंदा भी है, हार भी है, झांझर भी है, सब आ गया, राइट। मतलब एक एक्सेस हमने फिल्म के साथ एसोसिएट करनी शुरू कर दी। गोली भी लगनी है तो 10 ही लगेंगी तो बंदा मरेगा। आई डू फील कि अभी भी बुनियादी मसला वही है। मीडियम तो ये सारे आपस में गड़मड़ हो गए, पूरी दुनिया में हो गए। आप ये जो क्या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनको आप देखें तो उनकी सीरीज इस तरह की हैं जो फिल्म से बड़ा स्केल आपको लगता है, राइट, सिनेमैटिक आप कह लीजिए। मगर सिर्फ ये सोचना कि एक शादी का गाना होगा जिसमें 100 पीछे सपोर्टिंग डांसर्स होंगे, वो फिल्मी है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। हाँ। फिल्म वो भी हो सकती है कि एक कॉम्पैक्ट शॉट के अंदर एक कमरे में पूरी फिल्म खत्म हो जाए। सिनेमैटिकनेस का ताल्लुक एक कहानी सुनाने के अंदाज से है, ना कि लवाजमात से। सो वो मुझे लगता है कई दफ़ा ये बिल्कुल सही तनकीद है, लेकिन ये तनकीद भी मुझे लगता है कि वो शायद हमें खुद भी समझ नहीं आती कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसकी रफ्तार ठीक नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तवज्जो नहीं अपनी तरफ लेकर आता। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस हमारी फेमिलियरिटी से भी नहीं मैच कर रहा जो हम सिनेमा से एसोसिएट करते हैं। सो दैट इज़ माई मेन प्रॉब्लम विद यू नो, वही कि आप फिल्म को नहीं कैद कर सकते या कहानी सुनाने के अंदाज को नहीं कैद कर सकते। और अगर वो कल्चर फिल्म देखने का, फिल्म बनाने का किसी हेल्थी अंदाज में बढ़ता रहता, लाहौर से ख़त्म हुआ फिल्म का वो, उसमें बहुत सा कसूर हमारा लाहौर का खुद का भी है। स्टूडियो एक हाथी होता है, उसको पालने के लिए आपको बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। फिल्म की सिर्फ मौत नहीं हुई, टेक्नीशियंस की मौत हुई, अपॉर्चुनिटीज़ की मौत हुई, लेकिन वो दीवारें बड़ी अनवेलकमिंग भी रही हैं बहुत अरसे तक। हमने नए फिल्म मेकर्स को नहीं आने दिया, नहीं आने दिया। हमने अदाकारों में भी क्लब बन गया। मतलब ये जो डिवाइड थी कि फिल्म का अदाकार, टीवी का अदाकार, ये गलत डिवाइड है, बिल्कुल गलत डिवाइड है। थिएटर का अदाकार है, उसको क्राफ्ट आनी चाहिए, वो थिएटर भी कर सके, वो रेडियो भी कर सके, वो करे बिल्कुल। वो बात कि हमने भी क्लासिफिकेशन रखी। एक ज़माना था, वही बात, फिल्म का अदाकार टीवी पर अदाकारी करते हुए सोचता था मैं छोटा काम कर रहा हूँ, राइट, ये होता था। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि तमाम फिल्म के लोग टीवी पे काम करना चाहते हैं। टीवी के तमाम लोग, टीवी के एक्टर्स कहते होते थे अच्छी जगह नहीं है, फिल्में तो अच्छी नहीं बनती, हम तो नहीं कर सकते। तो आई थिंक कहीं पे भी सिर्फ उंगली उठा के जिम्मेदारी हम किसी एक पे नहीं डाल सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लेट 90s के अंदर, ये वो ज़माना है जब चूड़ियाँ, जीवा और ये उसके करीब करीब का मैं बताऊँ, वो कदरे अच्छा वक्त था, राइट। बट उस वक्त भी आई थिंक एक फिल्म इंडस्ट्री की अपनी बड़ी एक क्लोज नेट सर्कल टाइप फील होती थी। पर उसमें ग्लैमर भी था। ये ग्लैमर तो था। अगर आप मुझे बताएं, नौजवान फिल्म मेकर कहाँ था वहाँ, नौजवान लिखने वाला कहाँ था वहाँ, राइट। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, और मुझे बहुत मतलब उन्हीं से सीखा है। मतलब आज मैं जब कमली का म्यूज़िक मुझे बनाना था तो मुझे यही पता था कि मुझे जुल्फ़िकार अली साहब के साथ काम करना है, मुझे उनसे सीखना है। सारा क्या सुनाएंगी हमें अब आप? अब थोड़ी सी मुश्किल है। वाह, मुश्किल सी
एक चॉइस है, एक जसारत है इसको गाने की। लास्ट टाइम भी मैं रातगीर में आई थी तो एक गज़ल गाई थी बेगम जी। अख्तर जी की। बेगम अख्तर की जी, वाह। तो बहुत मज़ा आया था। फिर इसीलिए आज रातगीर के लिए मैं हमेशा बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि माशाअल्लाह। रातगीर का टाइटल भी मेरी आवाज़ में चल रहा बिल्कुल। होता है। तो इसलिए ये ओवर एक्साइटेड होके हमने ये एक ठुमरी है जो जी, आपकी माशाअल्लाह। खिदमत में पेश कर। आ आ तस्वर में चले आते हो कुछ बातें भी होती हैं शब-ए फुरक़त के वीरानों में बरसातें भी होती हैं हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया देखा देखी तनिक होई जाए हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया देखा देखी बलमा होई जाए प्रेम की भिक्षा मांगी भिकार लाज हमारी रखियो न साजन प्रेम की भिक्षा मांगे भिकार लाज हमारी रखियो न साजन आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया पे आओ सवरिया हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया देखा देखी बलम होई जाए तुम्हारी याद आंसू बन के आई चश्मे वीरा में ज़ही किस्मत के वीरानों में बरसातें भी होती हैं प्रेम की भिक्षा मांगे भिकार लाज हमारी क्यों न साजन
सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया बरसग़ी पाको हिंद में एक तहज़ीब का पहलू ये भी था कि अगर गायकी की महफ़िल होती थी तो और गायक बहुत अच्छा गाए तो साहिब खाना पे लाजिम था कि वो अपनी चादर गायक को उड़ाते। मेरी मजबूरी ये है कि मैं कोट पहनी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कह देना अब आ जाते हैं आपकी तरफ। अब जब नए आने वालों को मौका मिल रहा है, अब जब इतने सारे चैनल्स हैं, तो फिर भी कमेटी मखसूस अदाकारों ही की क्यों डली हुई है? ये जो टिकटॉक भरा हुआ है, जहाँ लोग अपने फ़न के जौहर दिखा रहे हैं, और हम देखते हैं कि सारी इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी जो बहुत नामवर अदाकार हैं उनकी फिल्में आती हैं बस साल में एक आध। यहाँ एक ही कास्ट है, वही हर ड्रामे में है, ऑलमोस्ट वही 4-6 तस्बीह के दाने हैं। क्यों नए लोगों को मौका नहीं देते? वैसे थोड़ा सा बदल गया ऑनेस्टली। मतलब मैं टिकटॉकर्स की या सोशल ये क्या वो कहते हैं, यू नो, पीपल हु गो वायरल और एकदम से जो वो होता है, अब आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं। मसला अभी भी वहाँ सबसे बड़ा ये है, एक तो कोई मेथड या एक सिलसिला आपको नहीं पता कि क्या कोई नया आने वाला किस तरह से जाएगा। कोई जगह है, कोई दफ्तर है, कहाँ, मतलब ऑनलाइन लोगों ने अपने ईमेल एड्रेसेस दिए होंगे या ऑडिशन कॉल कभी कभार होती है, नहीं होती, व्हाटएवर। मैं अगर अपनी हद तक बात करूं तो कमली का हीरो नया लड़का, पहले उसने नहीं अदाकारी की। सानिया सईद टेलीविज़न की अदाकारा, बहुत समझ सब एक वो डिवाइड की थी, ओटीवी की अदाकारा, बट आई थिंक सानिया हैड द मोस्ट इंटेग्रल रोल इन द फिल्म। आप कहते हैं तो फिर ठीक हाँ, है। मतलब एक अब कुछ लोगों ने मेरा ख्याल है अपनी राय भी ज़रा कम्युनिकेट करनी शुरू कर दी है। अच्छा, मसला वहाँ का भी है, बनाने वाला और देखने वाले दोनों की जिम्मेदारी तो कुछ बनती है, राइट। अब सिनेमा में जब फिल्म हिट ही तभी होती है जब तक उनको कोई फेमिलियर चेहरा नज़र नहीं आता, मतलब नहीं जाते लोग, तो वो एक फॉर्मूला उन्होंने पकड़ लिया। कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाएगा जब तक उनको कोई नामी ग्रामी स्टार नहीं मिलेगा। एक्टर एक और बहस हो सकती है। टेलीविज़न में थोड़ा बहुत तजर्बा होना शुरू हो गया और पिछली खेप एक नई आई है जिसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो मेहनत भी करते हैं, बट आई थिंक फिर भी आप डिज़ायर करते हैं कि हाँ और भी नए लोगों को आना चाहिए। जो पाकिस्तान की फिल्म या पाकिस्तान का नया ड्रामा है वो कितना मकबूल है या कितने लोग उसके नाज़िर हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तेज़ी से नई नस्ल YouTube चैनल्स की जानिब जा रही है वो टिकटॉक में ज़्यादा खुश है। अब घरों के जो लिविंग रूम्स हैं वो वीरान हो चुके हैं क्योंकि बच्चे अपने कमरों में मोबाइल पे हैं। तुम क्या समझते हो इन दोनों का फिर क्या मुस्तकबिल रह जाएगा? टेलीविज़न चैनल जो है वो मेरा ख्याल है ये एक स्टेट चैनल अपनी ज़रूरत, अपनी सैंटिटी या जो भी उसका फंक्शन है उसके साथ वो रहेगा। टीवी चैनल जहाँ पे आप एक प्रोग्राम करके फलाने वक्त पे ये फलाने वक्त पे वो, दैट इज़ डाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिमांड। लोगों को जब देखना है अपनी कन्वीनियंस पे देखना है, जिस स्पीड में ज़िंदगियाँ चल रही हैं। चैनल टीवी का चैनल जो है वो अगर इंटरनेट और सस्ता हो गया मज़ीद और तेज़ आने लग गया, मेरी राय ऐसी है और जो मुझे नज़र आता है टीवी चैनल का फ्यूचर बहुत ताबनाक नहीं है। या और वो मिजाज है, देखिए वो ऐसे ही था एक ज़माने में। अब चंद घंटों के लिए टीवी आता था, हफ्ते के आखिर में वीकेंड के ऊपर कभी फिल्म आती थी, उस दिन मौसीकी का प्रोग्राम आएगा, 5 मिनट के कार्टून आते थे। बदलते बदलते सैटेलाइट आया, प्राइवेटाइजेशन हुई, इवन हमें पुराने स्टाइल के टेलीविज़न की प्रोग्रामिंग को भी बदलना पड़ा, राइट। तो वो तो वक्त के साथ है। आई फील ये डिजिटल जो यूट्यूब जैसे, आई थिंक यूट्यूब जितना आला ऐप और सॉफ्टवेयर बड़ा मुश्किल से बन सकता है। आप कुछ भी
मैं YouTube के ऊपर अब तो वो रिमोट आ गए, मैं अब बोल के बता सकते हैं, वो मेरी पंजाबी भी ऐसी सुथरी पकड़ के टक वो चीज़ लगा देता है। मैं बोलता हूँ सारी रात तेरा तकिया में रहा, और मैडम नूरजहां का गाना वो लगा देता है। सो आई एम अ फैन ऑफ यूट्यूब। गुड। सॉरी, एक छोटी सी चीज़ है जो कहना चाहूँगा इससे मुंसलिक, लेकिन मैं अब उतना शायद खड़ूस भी होता जा रहा हूँ कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सोशल मीडिया के लिए जो कंटेंट बन रहा है वो ड्रामा नहीं है, वो फिल्म नहीं है, वो कंटेंट है, वो कंटेंट, और वो एक 40 के हो स्पेशलाइज्ड गए हैं, एरिया है। 65 थे, अब खड़ूस भी हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बरगद के पेड़ के नीचे नया पेड़ नहीं पनपता। इरफान खूसट की मौजूदगी में सरमत खूसट खुद एक ब्रांड बन गए। कभी कभार अब्बा का इंट्रोडक्शन होता है, ये सरमत खूसट के वालिद हैं, तो झगड़े की और मखासमत की और एक हेल्दी कंपटीशन की क्या फिजा है घर में? देखिए, वो मैंने बताया, अब्बा, मैं तो बचपन से इस मखमसे में रहता था कि करते क्या है मेरे अब्बा, हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, और ये मतलब कोई गड़बड़ है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे नहीं आइडिया था कि स्टार क्या होता है, क्योंकि हमारे तो घर पे थे और मैंने बताया कम कम दिखते थे, इसलिए अब्बा से दोस्ती हुई बड़े होके। अब लड़का भी कम कम दिखता है, दोनों खुश हैं अपनी अपनी जगह। पक्की वाली दोस्ती मेरी और अब्बा की हुई जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, यूनिवर्सिटी टाइप, उस वक्त दोस्ती हुई। अब्बा बहुत ज़्यादा इमोडेस्टली तारीफ भी कर सकते हैं और फिर बिल्कुल आपको सेवेजली उड़ा के रख सकते हैं, और मतलब फिर जब वो उड़ाते हैं तो वो बिल्कुल वो नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी, वो 2-3 आपकी वही खामियां बताएंगे जिन पे आप ऑलरेडी चोर होते हैं। ठीक, मतलब वो टेक्निकल बात या जो भी वो करते हैं। सो अब्बा के साथ बहुत अच्छा रहता है, और हम दोनों को लेकिन ये पता है कि जहाँ कहीं फिर हमें गुफ्तगू को तर्क कर देना होता है उस मौजू पे, फिर हम कर देते हैं कि अच्छा बस ठीक होगी, बात हो गई। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू से nobody can change that fact, nobody can change that order। मैं उनका बेटा हूँ और उनका नाम पहले ही आएगा और मेरा नाम बाद में ही आएगा हमेशा, वो चीज़ नहीं बदल सकती। सरमत, आप 40 के हो गए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 43 अंकरीब सठिया जाएंगे। 40 के आते आते आप बैनुल-अक़वामी सतह तक पाकिस्तान की फिल्म को ले गए, आपका ड्रामा शोहरा आफाक हो गया, आपकी तहरीरों ने हंगामा मचा दिया, आपको सदारती तमगा मिल गया। अब बाकी के साल सरमत खूसट क्या करेगा? बहुत कुछ है, अभी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वही बात के कैसे कहूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा सूडो ना लगूँ कहते हुए, लेकिन वाकई जितना मुझे लगता है कि आप कभी कुछ अचीव कर लेते हैं उसके बाद तो ज़्यादा दोहरी आपके ऊपर जिम्मेदारी अपने लिए भी और इर्द गिर्द के लोगों से भी आ जाती है कि अब तो इससे आगे बढ़ना है ना। एक निजी चैनल ने हाल ही में उन 8 पाकिस्तानी अदाकारों की फहरिस्त जारी की कि जिन्हें उनके काम और उनके मकाम के मुताबिक रुतबा नहीं दिया गया, उसमें 8वां नाम आपका है। और इसके साथ ही साथ एक और वेब पे जो हमारा नशरियाती इदारा है, उसने आपका तकाबुल संजय लीला बंसाली से किया। कैसा लगा आपको? No, I don't think comparisons are fair between artists, to be honest. वो इसलिए कि मिजाज हर एक का फ़र्क है, जो ओरिजिनलिटी से अपना काम कर रहे हैं, बस मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी ओरिजिनलिटी को अपने प्राइड के साथ उसको ओन करना। पजीराई अच्छी चीज़ है, उससे दिल को तसल्ली होती है, लेकिन उसको सर पे नहीं चढ़ने दिया जा सकता, ये बहुत अहम है। और ये मैंने वाक़तन नाकामियों से सीखा है, बहुत डार्क वक्त भी गुजारा मैंने। मुझे कभी सोशल मीडिया पे गाली नहीं पड़ी थी, मुझे कभी धमकी नहीं मिली थी, मैं ख़ुद को भी बेज़रर बना के रखता हूँ और रहना चाहता हूँ, और मैं लोगों के साथ भी अपने ताल्लुकात मोहब्बत पे मबनी ही रखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता चला कि हाँ, यही लोग जो पजीराई कर रहे हैं ये एकदम पलट भी जाते हैं कभी कभी। इट कुड बी अ मूड, इट कुड बी टेम्पररी, लेकिन वो हुआ, और जब वो हुआ तो मुझे तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा हुई कि मैंने कहा मैं तो काफ़ी स्वीट हार्ट टाइप होता था सबका, तो ये कैसे हुआ। तो वही कि वो आपको जब इस तरह के झंझोड़ा जाता है कभी, तो फिर उससे आप सीख लेते हैं, और मैंने ये सीखा कि सही है, और ये काम की जो सिग्निफिकेंस है वो लोगों के लिए बाद में है, पहले मेरे लिए मेरा काम क्या कर रहा है ये मुझे समझना है। और चाहे वो इतनी ही बुनियादी बात हो कि इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, या ये कि ये कहानी, ये बात मुझे कहनी है
तो वो उतनी सेल्फिशनेस एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए। सरमद खूसट, आप हमारे, मेरे और हम सब के स्वीट हार्ट हैं और अल्लाह करे कि आप ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहें। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपके बुलाने का शुक्रिया। प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने जिक्र किया था अपने एक दोस्त के ऑडिशन का, जिससे कहा गया था पीटीवी स्टाइल नहीं होना चाहिए। आज हमने आपकी मुलाकात पीटीवी स्टाइल से करवाई। वो पीटीवी स्टाइल कि जो पाकिस्तान की फिल्म को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले गया, जिसने ड्रामे के मिजाज को पाकिस्तान टेलीविज़न से उठाया और उसको एक नई औज अता की, जो इतनी शुस्ता उर्दू बोलता है कि रश्क आता है कि हमारे यहाँ मीडिया में ऐसी ज़बान है। और इसके साथ साथ सरमद खूसट ने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी खूबसूरत बात ये की कि वो रेडियो पाकिस्तान में अपनी वालिदा का आंचल पकड़ के जाते थे। पीटीवी स्टाइल ये भी है कि हम जो माँ के आंचल के नीचे तरबियत पाते हैं, उस तरबियत की लाज भी रखते हैं। और सकाफ़त इसी का नाम है, तहज़ीब इसी का नाम है कि हम अपनी लाज निभाते जाएं। आज हमारी लाज के हवाले से सिर्फ सरमद खूसट यहाँ नहीं थे, बल्कि हमने आपको वो मखमली आवाज़ भी सुनाई कि जिसकी नज़र उतारा कीजिए, इसलिए कि ये सारा रज़ा ख़ान भी पीटीवी स्टाइल है। सो जब आप पाकिस्तानी सकाफ़त और पाकिस्तानी तहज़ीब के चेहरे की बात करेंगे तो फिर लाज निभाना सीखिए, इसलिए कि मुख्तार मसूद ने कहा था कि माशरे को अहले जमाल की ज़रूरत है। सरमद, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। सारा, आपका बहुत शुक्रिया। और अब इस नशिस्त को ख़त्म कर दीजिए अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में। आपका बहुत शुक्रिया। और आपने सही कहा कि ये पीटीवी स्टाइल ही है जिसकी वजह से हम दूसरे मुल्क में जाके भी कॉम्पिटिशन्स विन करके आए हैं। तो हमें बहुत फ़ख्र है पीटीवी स्टाइल होने पे, और इंशाल्लाह ऐसे ही ये महफ़िलें कायम रहे। मैं तो अब ऐसा गीत गा रही हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तक मैं दोबारा नहीं आती और क्योंकि और आप बार बार आएंगी, तब तक इंशाल्लाह बिल्कुल, तब तक मैं ये गाना गाऊंगी कि उस इंतज़ार में काटे ना कटे रे। वाह। काटे ना कटे रे
कुछ और